तो स्टूडेंट्स आपके 12th की चल रहा था हमारा केमिस्ट्री डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम पीछे कल मैग्नेटिक मोमेंट तक बताए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तक बताए थे हम वहां पे। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारी क्या होती थी, हमने कहा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लास्ट में हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तक बताया था। ठीक है, तो वहां से आगे बढ़ते हैं हम। हमने बोला था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस बात पे डिपेंड करती है कि आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो पेयर फॉर्म में ना हो। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ना एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मैक्सिमम रह सकते 2। ठीक ना, रखने को आप एक भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एस का केस होता है, एस हमारा ये है सबसेल। ठीक है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये हमारा पी सबसेल है। डी सबसेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये हमारे डी है, आगे अपने 7 होते। ठीक है, तो हमने कहा था ये हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने पास कितने क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, वो पेयर या अनपेयर होना उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करता था, बताता था कि वो कैसा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें एक साथ थी हमारे पास, एक डायामैग्नेटिक था। ठीक है, डायामैग्नेटिक, और दूसरा क्या है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, डायामैग्नेटिक में क्या है, जो क्या करे, चुंबक या मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, रिपेल करे। ठीक है, वो अपनी तरफ आकर्षण ना करके क्या करे, प्रतिकर्षण करे। कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है ना, मतलब जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे, सीधी सी बात। ठीक है ना, तो वो डायमैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक हमने क्या कहा था कि जो चीजें क्या हो, मैग्नेट को अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे, वो हमारे पास क्या होती थी, पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, सही। तो ये अच्छा, ये बात मैग्नेट को अट्रैक्ट करना ना करना किस बात पे, कैसे डिपेंड है हमारे इलेक्ट्रॉन पे, वो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन से क्या लेना देना। ठीक है ना, सर आप बोल रहे हो कि ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, ये मैग्नेट को रिपेल करेगा, तो किस लिए ना आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा, वो किस हिसाब से। ठीक है, उसे देखते हैं यहाँ पे। तो डायमैग्नेटिक हमारा क्या था, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक क्या था हमारे पास, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूं कह सकते हैं, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, तो सर क्यों, कैसे अट्रैक्ट, कैसे रिपेल, ये चीज यहाँ पे देखते हैं। हमने कहा कि जिन ऑर्बिटल्स में या जिन सबसेल में सबके सब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पेयर्ड होते हैं, जैसे में भी यहाँ पे हमने एसपीडी सबका एग्जांपल लिया, पर तो हम डी ब्लॉक रहे तो वहां पे मैक्सिमम हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके हिसाब से होती है, डी के लिए है ना, तो डी में हमारे 5 ऑर्बिटल है डी सबसेल में, उसके लिए हम देखते हैं। ठीक है, तो माला कह रहा कि जिनके में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो, मतलब हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के रह सके, वो वाले हमारे किसी भी मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट वगैरह नहीं करेंगे, तो फिर इसीलिए वो क्या कहे जाएंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहे जाएंगे, या डायामैग्नेटिक बिहेवियर उनका होगा। ठीक, और जिनके अंदर एक भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, एक भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला जो हमारा युग्मित ना हो, युग्मित पेयर मतलब युग्मित। ठीक है, और एक भी अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वही क्या करेगा, मैग्नेट को, चुंबक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब आकर्षण करेगा। ठीक है, तो हमारे पास एस अगर एस के केस में ऐसा है। ठीक है, एस के हमारा फुल्ली फील्ड ऐसे, पी के केस में अगर हम देखते थे तो यहाँ पे ऐसा होता है, सारे के सारे अगर उनपे एक है तब भी हमारे पास ये पैरामैग्नेटिक होगा, ऐसा भी है तब भी पैरामैग्नेटिक, ऐसा है तब भी पैरामैग्नेटिक, ऐसा है तब भी पैरा, ऐसा है तब भी पैरा। क्यों, अब तक 3 थे, फिर अभी भी। अच्छा, यहाँ से फिर से देखते हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 के दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अभी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ भी भर गया तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही ऐसे हुआ, पी में 6 भरा गया, इसका मतलब हमारा अब वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करे, जिसमें पी ही हो। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो डी ब्लॉक वही है जिनमें डी सबसेल हो, जिनके डी में इलेक्ट्रॉन जाए, तो डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा तो सारा का सारा किस पे डिपेंड है, डी पे हमारा डिपेंड है। तो डी में 1 करे अगर, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D10 ही केवल हमारा D10 ही केवल डायमैग्नेटिक होगा, बाकी सब के सब हमारे पास क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। और अब आपको पता है इस डी ब्लॉक में हमारे D1 से लेकर D10 तक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो D10 को छोड़ दिया जाए या जिसमें D हो ही ना। ठीक है,
जिसमें डी हो ही ना या D10 को छोड़ दिया जाए तो सब के सब क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। सिर्फ D10 ही ऐसा कन्फिग्रेशन होगा जो डायमैग्नेटिक होगा, जो क्या हो, प्रतिचुंबकीय होगा, जो हमारा मैग्नेट को अट्रैक्ट ना करेगा। ठीक है, सही। वो कैसे, तो हमने कहा अगर एक भी होगा तो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा ना। एक बात और, जिसमें जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसमें जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा। किसी में 1 अनपेड है, किसी में 2 अनपेड है, किसी में 3 अनपेड है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में, ठीक है, जितना भी है। तो इससे ज्यादा मैग्नेटिक इसका, इससे ज्यादा पैरामैग्नेटिक इसका, इससे पैरामैग्नेटिक इसका, इससे भी ज्यादा पैरामैग्नेटिक इसका। ठीक है, इस तरह से हमारे पास होता है। तो जितने ज्यादा आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा उसका मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है ना। तो D1 है तब भी पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। ये है D2 है तब भी पैरामैग्नेटिक, D3 तब भी पैरामैग्नेटिक, D4 तब भी पैरामैग्नेटिक, D5 भी, D6 भी, D7 भी, D8 भी, D9 भी और D10 डायमैग्नेटिक। क्योंकि D10 में सब के सब इलेक्ट्रॉन आपके पेयर युग्मित हो चुके हैं। ये क्या करेंगे, चुंबक को या मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं होने देंगे या खुद मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहे जाएंगे और पैरामैग्नेटिक तो सबके सब हो सकते हैं। और हाँ, और अगर मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म देखा जाए, किसकी सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, तो वो D1, उससे ज्यादा D2, उससे ज्यादा D3, उससे ज्यादा D4, सबसे ज्यादा D5। जब भी D6 आएंगे फिर अब तो 4 बचे हमारे पास, एक तो पेयर हो गया। ठीक है, तो D5 जिसके केस में सबसे ज्यादा उसका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, बाकी सब ऐसा नहीं होगा। ठीक हो गया। तो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमने कहा ये दे आर मैक्सिमम, D10 को छोड़ दिया जाए तो सबके सब हमारे पास क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। बाकी क्या होता है, जिंक ही ऐसा है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, आखिर में जो हमारे पास Zn था, Cd था, Hg था, यही के ही हमें लगता है आपको पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म शो करेंगे। बाकी सबके सब क्या होंगे हमारे पास, पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, सही। और हमने कहा था कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए एक फार्मूला था, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए एक फार्मूला था, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए एक फार्मूला था जिसे हम म्यू से डिनोट करते थे। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू n+2, ठीक है, Bm बोर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे फेयर म्यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसी हिसाब से हम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, एक रख के देख लेते हैं, वैल्यू रख लेते हैं हमारे पास। अगर मान लो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो रूट में क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 2, क्या हो जाएगा रूट में 1, यहाँ पे 3, रूट में क्या हो जाएगा 3, और 3 की वैल्यू क्या होती है 1.4। ठीक, तो हमारे पास देखें इतना मैग्नेटिक मोमेंट इसका आ जाएगा। और आप एक बात और देखें, मैंने कहा था ना अभी मान लो हमने 2 रख दें। ठीक है, तो 2 प्लस 2, तो रूट में क्या हो जाएगा 2 × 4, रूट में क्या हो जाएगा 8। ठीक है, और 8 के लिए 9 होता तो 3 होता, 8 है तो 2 पॉइंट कुछ ही होगा, 2.8 हो सकता है, 2.9 हो सकता है, ये सारी चीजें। और जब भी हम 3 रखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख दें तो रूट में 3 प्लस 2, n+2 है ना, Bm जो भी आएगा उसको बोर मैग्नेटॉन कहा जाएगा, Bm। ठीक है, सही। 3 रख दें तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 3 × 5 15, रूट में क्या हो जाएगा 15। अगर 16 होता तो आंसर 4 आता, 15 है तो 3.9 के अप्रॉक्स आएगा, और यही 3.9 Pm। आप देखेंगे जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके आंसर हमेशा उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन x पॉइंट करके जो भी वैल्यू आ रही। ठीक है, तो आपको अगर दे दे कि किसी का बोर मैग्नेटॉन 4.9 है, किसी का बोर मैग्नेटॉन 5.96 है, तो आप बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जितने पॉइंट के पहले फुल डिजिट होती है उतने ही उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है। ट्रिक है समझने की। ठीक है, सही। आप आंसर खुद से करके देख सकते हैं किसी में भी। ठीक है, किसी के भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले में रख के आप पता लगा सकते हैं उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा। ठीक है, सही। अच्छा, आगे चलते हैं हम। करा की टेंडेंसी टू फॉर्म, अगली प्रॉपर्टी है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। टेंडेंसी टू फॉर्म क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी इनकी क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। आपको पता है डी ब्लॉक हमारे
क्या है, बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी बहुत ही अच्छी होती है। ये लोग बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और हमने कहा कॉम्प्लेक्स कैसे बनता था, कोई एक इलेक्ट्रॉनिकली रिच सब्सटेंस होगा, कोई और ये हमारा मेटल होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह काम करके वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अपने डी सबसेल में, और यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिस भी कंपाउंड में पाए जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हमारे पास टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, बहुत ही हाई होती है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तभी तो हमने पीछे भी बताया था कि इनकी कॉम्प्लेक्स बनाते हुए कॉम्प्लेक्स मैक्सिमम केस में क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ठीक है ना, वो कलर क्यों होते थे हमने वो भी बता दिया था कि डी की स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल हमारा 5 का स्प्लिट हो जाता है 3 और 2 के उसमें। ठीक है, सही। तो करा कि द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये हमारे उपसंयोजिक यौगिक उपसंयोजिक संकुल का फॉर्मेशन करते हैं, यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, और कह रहा कि ये किसी क्या करते हैं, किसी नेगेटिव चार्ज से एनायन से या फिर किसी न्यूट्रल सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन लेके हमारे पास क्या करते हैं, हमारा जो भी डी ब्लॉक का मेटल होगा, सामने वाला एल होगा लिगेंड, ये हमेशा इसे इलेक्ट्रॉन दे के ऐसे एक बॉन्ड, इसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद क्या होगा हमारे पास, ठीक है, हमारे पास तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो जनरली कलर वगैरह होते हैं वो तो हमने बोला है। ठीक है, सही। तो एग्जांपल देख लें, आपके पास है Ni निकिल H2, 6 H2O में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर निकल के दे देता है, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इसके ऊपर 2+। आगे डी ब्लॉक, आगे इसके बाद जस्ट हम उपसंयोजक क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यादा डिटेल हम स्टडी यहाँ से इसकी कर पाएंगे। ठीक है, सही। तो आगे देखते हैं हम, और देखें तो कह रहा है कि कोबाल्ट NH3 6+3, ये हमारे पास हेक्सा आपको कोबाल्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये हमारे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स। ठीक है, सही। आगे आते हैं, करा कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब, कैटलिस्ट आप जानते हैं सर, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है वो रिएक्शन की रेट को घटा सकता है या बढ़ा सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से। जैसी हमें जरूरत है वैसे ही हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और वो हमारे पास क्या है, या तो रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। वो हर तरह के होते हैं हमारे क्या है, कैटलिस्ट। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, निगेटिव कैटलिस्ट, जैसा आप चाहें। रेट बढ़ाना है तो अलग, रेट घटाना है तो अलग। ठीक है, सही। तो क्या कहते हैं, इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी है कि नहीं है इनकी। तो आपको पता है ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, और ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं बहुत सारे रिएक्शन में। जैसे हम हाइबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया पढ़े M2+3H2, उसमें आयरन मॉलिब्डेनम हमारा कैटलिस्ट का काम करता है। आप किसी भी एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं, वहां पे निकिल का काम होता है, कहीं कहीं कॉपर लगता है, कहीं कहीं जिंक लगता है। ये सारे मेटल हमारे कैटलिस्ट का काम करते हैं, बढ़िया कैटलिस्ट का काम करते हैं, इसलिए इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी बहुत ही बढ़िया होती है। ठीक है, सही। करा कि दे आर गुड कैटलिस्ट एंड यूज्ड इन द वेरियस रिएक्शन, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, प्लेटिनम, दीज आर द वेरी गुड कैटलिस्ट। ठीक है, विच इज यूज्ड इन वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, बहुत सारे कार्बनिक रसायन या इन कार्बनिक रिएक्शन या ऑर्गेनिक अकार्बनिक रिएक्शन, इन सब में ये क्या होते हैं, कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है, सही। और जैसे हम कहते हैं ना, आयरन मॉलिब्डेनम FeMO ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आयरन मॉलिब्डेनम यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के फॉर्मेशन में क्या है, ये यूज्ड होते हैं। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मेशन आपको पता है, हर प्रोसेस में N2+3H2 मिलकर क्या करते हैं, 2NH3 का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे FeMO आयरन मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट का यूज होता है। ठीक है, सही। और दूसरी बात करें अगर हम, तो जैसे हाइड्रोजनेशन कराना है, कहीं पे हाइड्रोजन जोड़ना है, मतलब अगर एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करना है तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, निकिल का कैटलिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए एल्कीन हमारे पास एथेन H2 का एडिशन कराना है, तो यहाँ पे आप निकिल कैटलिस्ट ले लें, ये बहुत ही अच्छा रिएक्शन देगा और हमारे पास एथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी कैटालिटिक प्रॉपर्टी इसकी है और निकिल की है। और बाकी प्लेटिनम भी आपको पता है, पॉलीथीन बनाने में या फिर ऐसे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हमारे प्लेटिनम का भी यूज होता है। ठीक है, जो बहुत ही बढ़िया कैटालिस्ट का काम करता है। ठीक है,
रोडियम, पैलेडियम भी इवन कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, ये सारे हमारे वेरी गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी कंटेनिंग एलिमेंट हैं जो हमारे डी ब्लॉक में हैं, जिनके अंदर बढ़िया उत्प्रेरण क्षमता होती है ना, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, उत्प्रेरण गुण ऐसा। ठीक है, सही। आगे आते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, अंतराणु का अवकाश वाले, अंतराणु का अवकाश वाले होगी कैसे करके। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे। यहाँ पे इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, जैसे कह रहा ना कि जब ये कंपाउंड बनाते हैं, हमने कहा ना कि एक छोटे से भी टुकड़े में 1 ग्राम के टुकड़े में पता नहीं कितने हमारे पास आयरन के अब पता नहीं कितने आयरन के एटम मिल जाएंगे। वो एटम हमारे स्फेरिकल माने जाते हैं हमारे केमिस्ट्री में कि एटम्स आर स्फेरिकल। ठीक है, तो जब स्फेरिकल हैं तो उसके बाद ये आपस में जब कंबाइंड होते हैं तो इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस रह जाता है। ठीक है, इनके बीच थोड़ा सा स्पेस रह जाता है और उन्हीं स्पेस में क्या है हमारे पास जाके, और इनसे भी छोटे एटम्स क्या होते हैं जाके उनके अंदर फिट हो जाते हैं और वो एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इस तरह से इन डी ब्लॉक में हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने की भी टेंडेंसी बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो इसकी बात ये कर रहा है। जैसे अगर हम कह दें कि द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड विद द एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, बोरान और कार्बन, नाइट्रोजन, जो छोटे छोटे वाले एलिमेंट है ना वो इन्हीं के बीच फिट हो जाते हैं। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक है ये कंपाउंड। ठीक है, ये हमारे उसके छोटे छोटे एटम्स हैं। ठीक है, ये इसके एटम है, इसके एटम। ठीक, तो ये जो बीच में गैप है ना हमारे, ठीक है, स्फेरिकल होने के नाते एक दूसरे के ऊपर फिट तो ना हो सकते, स्क्वायर होता, क्यूब होता, ये सारे होते हैं तो आपस में फिट हो जाते हैं। ये जो स्पेस बचते हैं, इन्हीं स्पेस में क्या है, छोटे छोटे एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, these are fit and form another type of compound which having generally high melting and boiling point। ठीक है, तो these are called interstitial compound। ठीक है, अंतराणु का अवकाश यौगिक कैसे करें। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, तो करा these are the small vacant space are remain in the compound of transition metal and the small atoms like are trapped। करा कि their arrangement of the atom is as such that the spaces remaining in between the atoms and the smaller particle, smaller atoms like carbon, hydrogen, boron, carbon, nitrogen are fit with this space and they form interstitial compound। ठीक है ना, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड हमारे कैसे बनते हैं, जो हमारे एटम होते हैं छोटे छोटे, उनके बीच एक छोटा सा जो गैप है वो गैप रह जाता है, उसी के अंदर छोटे एलिमेंट्स जाके ट्रैप हो जाते हैं और एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और इसकी एक खास बात होती है, ये अपने जो नॉर्मल है, जो पेरेंट हमारा जो भी कंपाउंड रहा है उससे ज्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखे हुए होगा। ठीक है, सही। आगे ये हमारे स्मॉल एटम मान लीजिए यहाँ पे बोरन है, यहाँ पे बोरन जाके फिट हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन ऐसे जाके फिट हो गए, ये हमारा क्या हुआ है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सही। तो आगे आते हैं, करा कि इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, क्या फायदे हैं ना इनके। तो कह रहा कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कह रहा कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके अलावा कह रहा कि दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। कह रहा इसके बाद भी इनकी मेटेलिक कंडक्टिविटी क्या होती है, पड़ी रहती है। ऐसा नहीं कि मेटेलिक कंडक्टिविटी इसकी खत्म हो जाती है, जो इसकी कंडक्टिविटी है वो रहती है। ठीक है, आगे करा दे आर वेरी हार्ड एंड केमिकली इनर्ट। एक बात और है, ये और ज्यादा हार्ड हो जाता है, मतलब हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के हो जाते हैं, और ये केमिकली जनरली इनर्ट होते हैं। ठीक है, जिनका केमिकल से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, सही। आगे करा एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय क्या होती है आपको बताइए, जिन्हें हिंदी में मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है, मिश्र धातु नहीं, जैसे पीतल आप जानते हैं, कांस्य जानते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती हैं, एलॉय होती हैं। ठीक है, एलॉय फॉर्मेशन करा कि ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करते हैं, बढ़िया एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, मिश्र धातु का फॉर्मेशन करते हैं, और जो हमारे लिए क्या बहुत ही यूजफुल होती है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल हमारे पास जो मेटल होता है उनका नेचर हो सकता है कि अच्छा ना हो, लेकिन हम किसी और के साथ मिला दें
तो उनकी प्रॉपर्टी ऐसी हो जाएगी ताकि हमारे लिए उसका यूज और आसान हो जाए, मतलब और यूज हमारे लिए बहुत अच्छा यूज में हम ला सकें। इस कारण से एलॉय फॉर्मेशन हम करते हैं। एलॉय फॉर्मेशन इनका होता है। जैसे आप ब्रास जानते हैं, ब्रास पीतल, ठीक है। आप कांस्य पदक मिलता है, ठीक है, ब्रांज मेडल, ठीक है, ब्रांज जानते हैं। ये सारी चीजें एलॉय होती हैं, ठीक है। एलॉय क्या होते हैं आपको पता है? कहते सर ये तो कह रहे हो आप दो चीजों को आपस में मिलाए हैं, दो मेटल, तो सॉलिड कैसे मिला रहे? सॉलिड मिलाना क्या, क्यों नहीं मिल सकता? सॉलिड को मेल्ट करो, उनको भी मेल्ट करो, दोनों को आपस में मिला के फिर कोल्ड कर दो, वापिस से हमको मिल गए। अब दोनों मिलने से अब न पहले वाली की प्रॉपर्टी रह गई, ना दूसरे वाली की प्रॉपर्टी रह गई, हमको एक तीसरे प्रॉपर्टी का हो गया, मिल गया हमें एक तीसरे प्रॉपर्टी का मैटर या सब्सटेंस जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। तो कह रहा कि एलॉय आर द होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन। एलॉय की डेफिनेशन बता रहा है, द होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ एटम्स ऑफ वन मेटल आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एटम ऑफ अदर मेटल। कह रहा एक मेटल में किसी और दूसरे मेटल के एटम्स का आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हो या सॉल्यूशन बना दे, उसे हम क्या कहेंगे? एलॉय, ठीक है, सही। जैसे आपको पता है ब्रास, हम जैसे पीतल बोल रहे हैं, ठीक है, ब्रास में हमको पता है कि कॉपर होता है और जिंक होता है, ठीक है। कॉपर और जिंक मिला दे तो हमारे पास ब्रास बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पीतल, ठीक है। जो कहते हैं ये दुनिया पीतल दी वही पीतल, ठीक है, सही। उसके बाद ब्रांज की बात करें, जिसे हम कांस्य पदक कहते हैं, ठीक है, कांस्य, ठीक है, कांस्य भी है। ब्रांच क्या है? ब्रांच में हमारे पास कॉपर के साथ टिन होता है, ठीक है, कॉपर के साथ टिन होता है, ठीक है। ये हमारे एलॉय होते हैं इस तरह से, ठीक है। करा ट्रांजिशन मेटल फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ एलॉय, दिस एलॉय आर हार्ड एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द मोर सुटेबल टू रेजिस्टेंस टू कोरोजन। कह रहा कि ये हमारे एलॉय होते हैं। ये जो एलॉय बनाए जाते हैं कि कह रहा कि बहुत सारे एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं डी ब्लॉक हमारे एलिमेंट। जी एलॉय की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंटेन किए हुए होते हैं और ये कोरोजन से बचाया जा सकता है इनको, ठीक है ना। कोरोजन आपको पता है जैसे आयरन में रस्ट लग जाता है ना, जंग, ठीक है, उस कारण से जंग लग जाने से ये उसका धीरे धीरे वो कम होने लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोरोजन, ठीक है। यहाँ पे कोरोजन से हमें बचाने के लिए एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है, सही। इतनी सारी जनरल प्रॉपर्टी होगी हमारी डी ब्लॉक की। अब कुछ एक चीज और आपको पढ़ना है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड मेन है ना, जैसे KMnO4 है, K2Cr2O7 है ना, ऐसी सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसको, ठीक है, देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हेडिंग है, इसको कल देखा जाएगा, फिलहाल आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो। इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, या फिर यू कह सकते हैं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, ठीक है ना, सही, ठीक है। तो कह रहा कि जैसे यहाँ पे कह रहा ऑक्साइड और ऑक्सो एनायन ऑफ मेटल। ऑक्साइड और ऑक्सो एनायन का क्या मतलब हो रहा? कह रहा कि मेटल के हम ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं। सबसे पहली बात पढ़ रहा ऑक्साइड के मेटल का और ऑक्सो कैटायन का। ऑक्सो कैटायन का मतलब क्या है? वो मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करके कंपाउंड बना है और वो कंपाउंड हमारे पास क्या हो? कैटायनिक के फॉर्म में हो, ठीक है। कैटायन वो टोटल कंपाउंड हमारा पॉजिटिव आयन कंटेन किया हुआ हो, उसे हम कहेंगे ऑक्सो कैटायन। हाँ, एक वो मेटल का कंपाउंड कैटायन के फॉर्म में हो लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो ना, उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ हो? ऑक्सीजन के साथ हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सो कैटायन। और करा कि ऑक्साइड, और ऑक्साइड तो पता है जब भी मेटल हमारा क्या है ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो, ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ा हुआ हो, उसके बाद वो वहां पे मेटल हमारा पॉजिटिव के ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ऑक्सीजन हमारा नेगेटिव तो होता है क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेटल हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन किए हुए होंगे और हमारा ऑक्सीजन एटम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और इस तरह की कंपाउंड को आपको पता है ऑक्साइड कहा जाता है। जैसे आप मैंगनीज डाइऑक्साइड पढ़ते हैं, MnO2 पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से K2Cr2O7 भी पढ़ते हैं, ठीक है। KMnO4 भी पढ़ते हैं, MnO4 भी पढ़ते हैं,
ठीक है, K2Cr2O7, ये सारे मेटल के क्या हैं, ऑक्साइड हैं। इनका अलग अलग प्रॉपर्टी नेचर होता है, जैसे यू ऑक्सीडाइजिंग नेचर इनका भी ऑक्सीडाइजिंग, ये सब के सब ऑक्सीकारक है ये सब के सब, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं। इन सब की हम प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ेंगे धीरे धीरे। एक पर्टिकुलर कंपाउंड की KMnO4 का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी और जनरल प्रॉपर्टी और उसका यूजेस पढ़ेंगे, या फिर K2Cr2O7 उनका पढ़ेंगे। जो हमें पढ़ने हैं इन सारी चीजों को हम बराबर स्टडी करेंगे प्रॉपर, ठीक है, अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, आप इसको रिवाइज करें। किसी को कोई दिक्कत आती है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा, ठीक है, ओके। तो कल हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, ओवर एंड आउट।